मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव इस लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि उसके कुछ महीने बाद राष्ट्रीय चुनाव है, यूनियन इलेक्शन है। तो कई बार ये तर्क आता है और ये तथ्यात्मक तर्क है कि विधानसभा के चुनावों से अलग पैटर्न लोकसभा का होता है। 2018 में बीजेपी हार गई थी इन राज्यों में, लेकिन लोकसभा में एकदम क्लीन स्वीप थी। और 5 साल पीछे जाइए, टाइम मशीन में आपको डालते हैं, तो 2013 में उल्टा था। वो विधानसभा भी जीते थे और उसके बाद 14 के लोकसभा भी बम्पर जीते थे। तो ये एक पैटर्न हम लोग एनालिसिस में कई बार लेके आते हैं, लेकिन कई बार पब्लिक का मूड समझने में, वहाँ के लोकल इश्यूज़ को समझने में चूक हो सकती है और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ क्या होगा। हालांकि एक ट्रेंड अब देखने को आया कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पैटर्न में एक बदलाव देखा जा रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी भी ताल ठोक रही है। कितना उनका प्रभाव है, कितना मत प्रतिशत है, ये एक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अगर वो पूरी दमदारी से वहाँ जा रहे हैं, फ्रीबीज की झड़ी लगा रहे हैं, गुजरात में आपने देखा एक प्रयोग वो कर चुके हैं, और इसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है कांग्रेस को या वो मिलके लड़ेंगे, अभी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जहां उनका प्रभाव नहीं, जब INDIA बन रहा था तो ये कहा गया था जहां जिसका प्रभाव वो लड़े, तो विधानसभा में फिर वो क्यों लड़ रहे हैं, ये एक सवाल महत्वपूर्ण है जिसको पूछा जाना चाहिए। तो ग्राउंड पे क्या मूड है, क्या माहौल है, और इन दलों की उपस्थिति से क्या कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या 1-on-1 सीधे बीजेपी और कांग्रेस की होने वाली है इन राज्यों में। तो 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, 1 राज्य में बीजेपी की सरकार है। देखते क्या माहौल बनता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो पैनल है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पवन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी और सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर है। मैं चर्चा शुरू करूं, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि एक तो भाषा की मर्यादा जरूर रखिएगा। हम लोग आवाज अड्डा में बड़ा शालीन भाषा का इस्तेमाल, कठोर भाषा होनी चाहिए लेकिन शालीनता के साथ, और दूसरा ये कि बहुत लंबे भाषण मत दीजिएगा प्लीज, छोटे छोटे रखिए, ज्यादा इंटरेक्टिव बन पाएगा। खालिद जी, आपसे शुरू करता हूँ। आप लोग बड़ा ग्राउंड पे ट्रैकर वैकर चलाते रहते हैं, दोनों राज्यों का मुझे ब्रीफली बताइए, मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो हमारा सर्वे है उसके हिसाब से आज की तारीख में बहुत ज़्यादा कांटे की नेक टू नेक फाइट जिसे कहेंगे वो है। हमारे हिसाब से जो दोनों का जो वोट शेयर जो हमारे प्रोजेक्शंस में आ रहा है, कांग्रेस का भी और बीजेपी का, वो दोनों का 44% है, और प्रिफर्ड सीएम की चॉइस जो है वो 37% जो है शिवराज सिंह चौहान का है और 36% कमलनाथ जी की है। तो दोनों ही जनरली क्या होता है कि हम मूड रीड करने के लिए देखते हैं कि क्या जो वोट शेयर का जो परसेंटेज है और सीएम की अप्रूवल रेटिंग, वो उनका दोनों का सिमिलर पैटर्न है या डिफरेंट है। तो यहाँ पे एकदम सिमिलर पैटर्न है। कई जगह ये होता है कि पार्टी का वोट शेयर तो ऊपर है लेकिन सीएम का प्रिफर्ड चॉइस बहुत कम है, तो यानी कि सीएम के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। तो यहाँ पे लेकिन ये है कि 20 साल के रिजीम के बावजूद भी जो है यहाँ पे बीजेपी जो है अपने आप को फाइट में बनाए रखने में मौजूद है, और ये फाइट नेक टू नेक है। जबकि कि अगर उसके बनिस्बत अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में जो हमारा सर्वे कहता है उसके हिसाब से कांग्रेस को क्लियर लीड है, और भूपेश बघेल वहाँ पे अच्छी अप्रूवल रेटिंग के साथ में है, 49% उनकी अप्रूवल रेटिंग है। जबकि वहाँ अपोजिशन कैंप से जो है रमन सिंह जी, उनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत कम है, वो लगभग 26% के आसपास है। लेकिन वहाँ पे मध्य प्रदेश में ये है कि पिछली बार की बनिस्बत कांग्रेस को पिछली बार 68 सीटें आई थी, हमारे प्रोजेक्शन में इस बार जो है सीटें उनको 48 से 54 के आसपास हैं, सीटें कम होती दिख रही हैं। तो उसकी एक वजह ये है कि जो समझी जा सकती है कि वहाँ पे जो MLAs हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो अगर कांग्रेस वहाँ पे सीट्स वगैरह मतलब सिटिंग MLAs को चेंज करेगी तो और मजबूत स्थिति में होगी। लेकिन वहाँ क्लियर है कि भूपेश बघेल जो है वो उनकी मजबूत पकड़ है और कांग्रेस की वहाँ मजबूत पकड़ है। मध्य प्रदेश में नेक टू नेक फाइट है। उसकी एक वजह ये हो सकती है 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी फाइट में होना और नेक टू नेक होना। उसका ये एक रीज़न जो समझ में आता है वो यही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है। तो ये बीजेपी का और संघ का काम है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से उनकी पकड़ अभी भी वहाँ पे 20 साल के एंटी रिजीम के बावजूद भी जो है वो फाइट में है। सर
जी। अच्छा, एमपी और छत्तीसगढ़ में कोई कॉमन इश्यूज आपको एक या दो बताइए जो सबसे ज्यादा लोगों की चर्चा में आ रहे हों। जी जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ, इश्यूज पे देखिए, जब अमूमन ये होता है, जब भी हम इश्यूज की बात करते हैं तो हर जगह इश्यूज जो होते हैं वो बेरोजगारी का, महंगाई का, ये सब जगह इशू आता है। और कई बार हमने देखा है कई जगह जो है महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन कई जगह इशू बन जाता है और गवर्नमेंट के खिलाफ काम करता है, और कई जगह जो है ये इशू नहीं बन पाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में भी अगर आप देखें तो 26, जैसे अभी सामने आप दिखा रहे हैं, 26% महंगाई है, बेरोजगारी 30% है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसी सरकार के फेवर में बात कर रहे हैं, सीएम के फेवर में बात कर रहे हैं। उसका एक रीजन ये होता है कि जो वहां का जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन या पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो होगा उस स्टेट का, उस वक्त का, उसमें जो वोटर या इलेक्टोरेट है, इन इश्यूज के एड्रेस करने के लिए वो किसको ज्यादा वो मानता है कि कौन कैपेबल है और कौन कैपेबल नहीं है। डिस्पाइट के यहाँ 5 साल भूपेश बघेल रहे, तो उसके बावजूद भी उनको लगता है कि इन इश्यूज को एड्रेस करने का ज्यादा मादा या कुव्वत जो है भूपेश बघेल में ही है। अभी कुछ दिन पहले हम कर्नाटक में देखें तो कर्नाटक में करप्शन एक बड़ा इशू था और सरकार के अगेंस्ट चला गया, और दूसरी जगहों में कई जगह हमने देखा था, गुजरात में भी कई सारे इस तरह के इश्यूज थे, लेकिन वो सरकार के अगेंस्ट नहीं जाते हैं क्योंकि वहां पे इलेक्टोरेट को ये लग रहा था कि वहां पे जो अपोजिशन की पार्टी है, कांग्रेस वगैरह, उसमें दम नहीं है एक तो इलेक्शन जीतने का, या फिर उनमें वो कॉन्फिडेंस इलेक्टोरेट का नहीं था कि क्या वो आने के बाद इन इश्यूज को एड्रेस कर भी पाएंगे या नहीं कर